चैप्टर 161। रवि को उस पल बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे अपनी ही कही हुई बातें याद आईं। पूरे कंपटीशन के दौरान अन्ना आगे चल रही थी। उसकी स्ट्रेटेजी, प्लेइंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने सबको चौंका दिया था। लेकिन ये सब सिर्फ उसी की वजह से नहीं था। क्लास एफ की प्लानिंग और तालमेल ने सबका ध्यान खींचा। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था जैसे टीम के हर सदस्य को एक दूसरे की चाल का पहले से अंदाजा हो। चाहे हमला करना हो, बचाव करना हो या फिर ग्रुप फाइटिंग, हर चीज इतनी स्मूथ थी कि जैसे किसी ने स्क्रिप्ट तैयार की हो। चिराग, हितेश, हर्ष और रवि, ये चारों पहले से ही अपने गेमिंग स्किल्स के लिए फेमस थे। हर साल वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आज से पहले किसी ने भी इन्हें इतनी एकता और समझदारी से खेलते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चारों किसी और लेवल के प्लेयर्स बन चुके हों। और फिर जब अन्ना के शॉप इंस्ट्रक्शन और गेम के दौरान उसका कूल बिहेवियर सबने देखा, तो सबको समझ आ गया कि इस सब के पीछे एक मास्टरमाइंड बैठा था, अन्ना। आरव भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा था, लेकिन वह क्लास एस को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब उसने अन्ना को देखा, तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरे क्लासेस को हराते देख वो शांत था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसकी बहन कर रही थी। आरव बिल्कुल चुप था, लेकिन बाकी सबके एक्सप्रेशंस कुछ और ही थे, खासकर जब उन्होंने अन्ना की आईडी देखी। क्या वो वही है? वही शैडो? ओह माय गॉड! ये लड़की तो वही है जो नेशनल सर्वर पर भगवान स्तर की हत्यारी मानी जाती है। मतलब, अन्ना शैडो? सीरियसली? पहले तो सबके चेहरे पर हैरानी थी, फिर धीरे धीरे उस हैरानी में रिस्पेक्ट भी जुड़ गई। जब उन्होंने अन्ना को देखा, शांत, फोकस्ड और किसी भी तरह के प्रेज या क्रिटिसिज्म से बिल्कुल अनफेज, तो उन्हें समझ में आने लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब किसी को भी नहीं लगा कि अन्ना, द ई-स्पोर्ट्स लीजेंड, कोई अनसुलझी पहेली थी। वो तो जैसे हमेशा से यही थी, सीरियस, पैशनेट और अपनी हर चीज को पूरी ईमानदारी से करने वाली। उसके लिए ये गेम कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। रायगढ़ में जो हाई लेवल गेम्स होते थे, उनके आगे ये तो बच्चों का खेल था। इसलिए उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन ही नहीं था। लेकिन उसी साइलेंट एटीट्यूड ने लड़कियों के दिल जीत लिए थे। पहले ही वो उसके लुक्स पर फिदा थी, अब उसकी स्किल्स ने रही सी कसर भी पूरी कर दी। नीचे प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी बेचैन हो रहे थे। हर मूवमेंट, हर डिटेल स्क्रीन पर ध्यान से देखी जा रही थी। सबने अपने पास बैठे लोगों से उसकी प्लानिंग, पोजीशनिंग और गेसिंग पावर पर डिस्कशन शुरू कर दिया। भीड़ में बैठा राघव भी अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। अरे, ये इतनी अट्रैक्टिव कब से हो गई? सिर्फ इसलिए कि उसे गेमिंग आती है? लोगों को क्या हो गया है? वो भूल गए हैं कि असल में वो कैसी है। उसकी निगाहें अन्ना पर गड़ी थीं, पर अब उनमें नफरत थी। ये वही लोग हैं जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे। अब सब इसके पीछे पागल हैं। इतनी गुस्सैल, असभ्य और घटिया लड़की कैसे इतने लोगों का दिल जीत सकती है? एक दिन मैं सबके सामने इसका असली चेहरा जरूर लाऊंगा। इतना सोचकर राघव वहां से मुड़कर चला गया। जाते हुए वह कुछ स्टूडेंट्स से टकरा गया। अरे, ये तो मिस्टर सिंघानिया है ना? हाँ, वही जो पहले रोहिणी के साथ रिलेशनशिप में था। कैसा जोकर है। सच में, अन्ना बहुत अनलकी थी जो इससे सगाई कर ली थी। शुक्र है कि उसने इसे छोड़ दिया और अब स्काईबाउंड कंपनी के सीईओ से इंगेज्ड है। मिस्टर सिंह जैसे हैंडसम और सक्सेसफुल आदमी के सामने ये तो फुटपाथ का कीड़ा लगता है। कभी भी कूड़े के ढेर से पार्टनर नहीं चुनना चाहिए। मंगेतर की तो बात ही छोड़ दो। ये बातें धीरे से बोली जा रही थी, लेकिन राघव के कानों तक सब कुछ साफ साफ पहुंच रहा था। उसका गुस्सा फट पड़ा। तुम सब क्या देख रहे हो? चुप रहो। अन्ना एक वेश्या है। मैंने ही उसे छोड़ा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ में सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया।
सोनू ने अपनी जैकेट उतार दी और धीरे से कहा, ये अन्ना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या इसे पिटाई चाहिए? और जब पिटाई की बात आती थी तो सोनू को कभी फर्क नहीं पड़ता था सामने कौन है। सिर्फ सोनू ही नहीं, और भी कई लोगों ने राघव को तिरस्कार की नजरों से देखा। अमृता की आंखें सिकुड़ी और उसकी नजर राघव पर जम गई। और सबसे आखिर में अन्ना ने भी ये सब देख लिया। उसके माथे पर हल्की सी सिलवट उभरी और उसका चेहरा एकदम ठंडा हो गया। अब ये बिल्कुल पागल कुत्ते जैसा बिहेव कर रहा है, पहले जैसा डिसेंट हियर नहीं रहा। जैसे ही वो ब्रेकअप के बाद फ्री हुआ, पागलपन से लोगों पर भौंकने लगा। वो रोहिणी से बहुत मेल खाता है, शायद इसलिए साथ थे। लेकिन इसने आज तक अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। चैप्टर 162। राघव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह पलटकर तुरंत वहां से भाग गया। उसी वक्त भीड़ से थोड़ा दूर एक लंबा और पतला आदमी खड़ा था। अचानक उसे ठंड सी लगने लगी। करण ने सम्मान से आर्यन के ऊपर छाता तान दिया। तेज धूप के बावजूद उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। आर्यन ने एक हाथ को जेब में डाला और दूसरे से अपने धूप का चश्मा नाक की पुल से हटाया। उसकी चाल और चेहरा जैसे किसी रॉयल फैमिली का कोई शख्स हो, शरारत से भरा लेकिन दिलकश अंदाज। उसकी आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। क्या वो हमेशा से यार्डली फैमिली की दूसरी बेटी से शादी करना चाहता था? उसने पूछा। करण ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसी अफवाहें हैं मिस्टर सिंह। आर्यन के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई। तो फिर उसके सपने पूरे कर दो। इतना कहकर उसने दोबारा खेल की तरफ अपनी नजर घुमा दी। कुछ याद करते हुए उसने पूछा, क्या कुछ टाइम पहले अन्ना ने उसे अच्छी तरह धो डाला था? जी हाँ मिस्टर सिंह, मैंने सुना है कि मिस यार्डली ने उसे बुरी तरह से हराया था। पोलारिस अकादमी में यह बात सबको मालूम थी। ये बात छुपी नहीं थी। आर्यन ने दोबारा अपना चश्मा पहन लिया, अपनी तेज और डार्क आंखों को छुपाते हुए। उसकी आवाज में ठंडापन था। तो फिर अब मैं भी वही करूंगा। आखिर एक जोड़ा जब सोचता है तो एक जैसा ही तो सोचना चाहिए, है ना? समझ गया मिस्टर सिंह। यह पहली बार था जब करण को समझ में आया कि कुछ जोड़े सच में एक जैसे सोचते हैं। उसने तुरंत फोन निकालकर व्यवस्था करनी शुरू कर दी। आर्यन ने अपना चश्मा ठीक किया, जिससे उसकी शार्प और क्लीन नाक की बनावट और ज्यादा उभरकर दिखने लगी। उसकी आंखें छुपी थी, पर उसका स्टाइल और परफेक्ट पर्सनालिटी सबका ध्यान खींच रही थी। उसकी नजरें अन्ना पर जाकर टिक गईं। वह उसके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस था। मेरी पत्नी सच में कमाल है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भीड़ में बैठे कुछ लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उसके होंठों पर आई मुस्कान धीरे से रुक गई। उधर जब बाकी टीमें अब भी अपनी अपनी प्रतियोगिता में लगी थीं, क्लास एफ ने अपना मैच बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। यह पल शायद क्लास एफ के इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वापसी थी। अन्ना के अलावा टीम के बाकी चारों सदस्य जोश और खुशी से भरे हुए थे। वो अन्ना को दौड़कर गले लगाना चाहते थे, पर जैसे तैसे खुद को रोक रहे थे। अन्ना ने लंबे इंतजार से ऊपर अपने पतले पैरों को टेबल पर क्रॉस किया, पीछे झुककर आराम से आंखें बंद कर लीं और सो गई। सारे लोग हैरान रह गए। क्या बात है, इस लड़की को तो कोई टेंशन ही नहीं है। ई स्पोर्ट्स की दुनिया के प्रोफेशनल भी अपने एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पाए। सब सोच रहे थे, इसे तो अपनी टीम में लेना ही चाहिए। अब आखिरी मुकाबला क्लास एस का था। क्लास एस को हमेशा से चैंपियन कहा जाता रहा है, इसलिए सबको उम्मीद थी कि यही टीम जीतेगी। बॉस बॉस, मैच शुरू होने वाला है। रवि ने अन्ना को धीरे से जगाया। अन्ना ने अपनी नींद भरी आंखें खोली, अपने पैरों को नीचे रखा और एक प्यारी सी आवाज में हम कहा। अन्ना, आरव ने कमरे के दूसरी ओर से जोश से पुकारा।
अन्ना ने हल्की भौहें उठाईं। जैसा सोचा था, सामने वही है। आरव के अलावा उसकी टीम के बाकी 4 सदस्यों ने भी पहले अन्ना के साथ मुकाबला किया था, इसलिए वो जानते थे ये लड़की किलर है। पहले जब आरव ने कहा था कि अन्ना उसकी बहन है, तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। सबको लगा था वह बस मजाक कर रहा है। लेकिन अब सबको यकीन हो गया था। प्लीज मुझे अपना ट्रेनी बना लो। ये लड़की ही मेरी असली हीरो है। मैं तो घुटनों के बल खेलूंगा। क्लास एस के वो टॉप स्टूडेंट्स जो पोलारिस अकादमी में हमेशा बेस्ट माने जाते थे, अब अन्ना के फैन बन चुके थे। इतना क्रेज आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन अन्ना एकदम शांत थी। उसने गंभीरता से पूछा, घुटनों के बल क्यों खेलना चाहते हो? सब लोग एक पल को सन्न रह गए। घुटनों के बल रहना ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता। खड़े रहो, अन्ना ने सीरियस होकर कहा। एक बार फिर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। पर खड़े कौन होना चाहता था? आरव तो अपनी बहन की बातें सुनते सुनते अब आदत में ला चुका था। लेकिन अपने दोस्तों को उसकी बातों से सन्न देखकर वह जोर से हंस पड़ा। मेरी बहन तो सबको यूं ही चौंकाती है। मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। आखिरकार सबने अन्ना की बात मानकर अपनी अपनी सीट ले ली। अब मुकाबला था क्लास एस बनाम क्लास एफ। पोलारिस की सबसे बेस्ट क्लास का मुकाबला सबसे वीक क्लास से। सारे दर्शक रोमांच से भरे हुए थे। क्या इस बार क्लास एफ कोई कमाल दिखा पाएगी? क्लास एस हमेशा क्लास ए से टक्कर में रही थी। लेकिन आज जब वे क्लास एफ से भिड़ने जा रहे थे, तो किसी को कोई शर्म नहीं थी। और ना ही उन्हें यह मुकाबला छोटा लग रहा था। अन्ना, अन्ना, रवि। क्लास एफ के बच्चे चीख चीख कर उनका नाम ले रहे थे। पूरा हॉल जोश और चीयर्स से गूंज रहा था। चैप्टर 163। इससे पहले कभी किसी प्रतियोगिता ने उनमें इतना जोश और एक्साइटमेंट नहीं जगाया था। आखिर क्लास एफ तो हमेशा से पीछे ही रही थी। लेकिन इस खास मुकाबले के दौरान उन्होंने क्लास एफ का एक ऐसा रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। अब की बार उनमें एक टीम स्पिरिट थी। उनके लिए ये सिर्फ जीतने या हारने की बात नहीं थी, ये वफादारी और एक दूसरे के लिए खड़े होने की बात थी। इन्हीं इमोशंस से भरी इंद्रा खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। यही तो है जवानी का जोश। दिल से खेलने की ताकत देता है। वो कई सालों से लिख रही थी और उसके इमोशंस बहुत जल्दी जग जाते थे। ये सीन देखकर वो और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। मैंने अन्ना के बेस पर जो फीमेल लीड कैरेक्टर लिया था वो सही डिसीजन था, उसने अपने मन में सोचा। तभी उसे अचानक ध्यान आया। अमृता कहाँ है? सोनू ने चारों ओर देखा। पता नहीं, शायद वॉशरूम गई हो, उसने कहा। अब तक मुकाबला अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका था। कमेंटेटर में जोश भरा हुआ था, जबकि अन्ना एकदम कूल थी, बीच बीच में जरूरत भर के ही कुछ शब्द कह रही थी। उसके इंस्ट्रक्शंस छोटे, क्लियर और एकदम सटीक थे। टीम के बाकी मेंबर्स बिना कोई सवाल किए उसके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। उनकी प्लानिंग और चालें अन्ना की लीडरशिप में खुलकर सामने आ रही थी। क्लास एस ने शुरू में तो टेक्निकल गेम प्ले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अन्ना के गेम स्टाइल को टारगेट करते हुए शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि जब वो अन्ना को ही फोकस कर रहे थे, तब बाकी 4 प्लेयर्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली थी और अब वो पूरी तरह गेम पर हावी हो चुके थे। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और फिर चुपचाप चला गया। कंपनी में अभी भी बहुत सारे काम उसका इंतजार कर रहे थे। पोलारिस अकादमी में उसका आना सिर्फ एक छोटा सा विजिट था। वो बस यहाँ रुककर अन्ना से मिलना चाहता था। आर्यन के जाते ही करण भी उसके पीछे चला गया और उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे निकल गए। स्टेज पर खड़ी अन्ना की नजर अचानक उस दिशा में गई जहां आर्यन गया था। वो यहाँ क्या कर रहा था, उसका दिल पूछ रहा था। मैच के दौरान भी उसे लगा था कि कोई जानी पहचानी नजर उस पर थी। लेकिन इतने सारे लोगों की नजरें उस पर थी तो वो इसे इग्नोर कर गई थी। अब मैं ऐलान करता हूं कि इस साल की ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीतने वाली टीम है क्लास एफ, रेफरी ने जोश से चिल्लाकर कहा। भीड़ दीवानी हो गई, जबकि अन्ना अब भी इस सोच में डूबी थी कि आर्यन यहाँ क्यों आया था। क्लास एफ के स्टूडेंट्स ने उसे गोदी में उठा लिया और हवा में उछालना शुरू कर दिया। अन्ना, अन्ना। अन्ना का शरीर अचानक टेंशन से भर गया।
लेकिन जैसे ही उसने उन एक्साइटेड चेहरों को देखा, धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुकून आ गया। फिर भी उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में जाती रहीं जहां आर्यन गया था। उधर राघव ने पहले ही अकेडमी छोड़ दी थी। उसने हॉस्पिटल जाने की छुट्टी ली थी ताकि वो रोहिणी से मिल सके। उसे सिर्फ इतना पता था कि रोहिणी आज स्कूल नहीं आई क्योंकि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, शायद किसी एलर्जी रिएक्शन की वजह से। उसने अपना फोन उठाया, सोच रहा था कि कॉल करे या नहीं, लेकिन फिर उसे उसकी बात याद आ गई। जब तक इमरजेंसी न हो कॉल मत करना। राघव को बेचैनी और हल्की सी निराशा का मिलाजुला एहसास हो रहा था। क्या वो अब मुझसे दूर हो गई है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राघव के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगर वो चाहता था कि रोहिणी एक दिन उससे शादी करे तो उन्हें जल्द ही अपने रिश्ते को कोई नाम देना होगा। वो जैसे ही चलने लगा, अचानक उसके घुटने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से चिल्लाते हुए उसने अपना घुटना पकड़ा और फिर एक और दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने चारों ओर देखा और जमीन पर एक पत्थर पड़ा मिला, शायद उसी से चोट लगी थी। ये किसने फेंका? उसने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। वो अलर्ट हो गया और इधर उधर देखने लगा, तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक उसके दूसरे घुटने में भी दर्द उठा और फिर धीरे धीरे उसके दोनों पैरों में सुन्नपन फैलने लगा। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था, ना चल पा रहा था। और फिर अंधेरा। उसकी आंखों के सामने सब ब्लैक हो गया। एक छोटी सी आकृति सामने आई, उसने एक मोटी बोरी में उसे लपेट दिया। फिर बिना रुके उसने एक छड़ी से उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? राघव ने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन उसके पैर तो पहले ही जवाब दे चुके थे। वो पूरी तरह बेबस था। अब उस छोटी आकृति के चेहरे पर एक खतरनाक ठंडापन और पागलपन भरा जोश था। राघव चीखता रहा, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका हर मूवमेंट फेल हो रहा था। आखिरकार वो बस जमीन पर लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? वो चुप रही। फिर उसने अपने कपड़ों से एक खंजर निकाला, वो तेज धार वाला चाकू जो सीधा काटने के लिए बना था। उसकी चमक देखकर भी डर लग रहा था, लेकिन फिर जैसे उसे कोई आइडिया आया, उसने चाकू वापस रख दिया। वो राघव के पास झुकी, बोरी के ऊपर से उसके चेहरे के पास जाकर बोली, अगर अगली बार मैंने सुना कि तुमने अनुज मतलब अन्ना का अपमान किया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। उसने राघव के पेट में एक जोर की किक मारी और फिर बिजली की स्पीड से वहां से गायब हो गई। राघव दर्द से कराहते हुए बोरी को हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जो भी वो थी बहुत पहले ही वहां से चली गई थी। अन्ना, ये फिर से वही है। उसे अब तक सिर्फ 2 बार अपनी जिंदगी में इतना मारा गया था और दोनों बार उसकी वजह अन्ना थी। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। उसका हाथ जमीन पर जोर से लगा, जिससे उसकी स्किन भी छिल गई, लेकिन उसे अब दर्द की परवाह नहीं थी। चैप्टर 164। इस बीच दूसरी ओर सूट पहने 2 हट्टे-कट्टे आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, क्या अब भी हमें मिस्टर सिंह के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए? मुझे नहीं लगता। किसी और ने पहले ही उसके साथ काम पूरा कर दिया है। अगर हम उसे और पीटते तो शायद वो बचता ही नहीं। सही बात है। चलो वापस चलते हैं और मिस्टर शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इतना कहते ही वे दोनों पलटे और वहां से चले गए। राघव को इस बात की भनक भी नहीं थी कि आज वो एक बार फिर बाल बच गया था। वो धीरे धीरे उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने खुद को छुआ, अंदर तक दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी नजर पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने सोच लिया था उसे पता लगाना है कि उसे मारा किसने। उधर जैसे ही गेमिंग कंपटीशन खत्म हुआ, पोलारिस अकादमी के बच्चों को महसूस हुआ कि इस एक्साइटिंग इवेंट ने उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर दी है। अकादमी पर हमले के बाद जो डर और बेचैनी थी वो अब कुछ हद तक दूर हो गई थी। और सबसे खास बात, अब अन्ना का नाम और इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। कई लोग उससे मिलने और उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे। यहाँ तक कि प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम के मैनेजर भी आ गए और अन्ना के पास बहुत विनम्रता से पहुंचे। अन्ना। अन्ना ने हल्के से सिर हिलाया। क्या बात है? मैनेजर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, क्या क्या आप वाकई शैडो हैं? हाँ, अन्ना ने सिंपल जवाब दिया। तो क्या आपने कभी हमारी ई स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? वो जल्दी जल्दी बोला, हम आपको रहने और खाने की सुविधा देंगे और एक फीमेल असिस्टेंट भी आपकी मदद के लिए रहेगी। आप बस हाँ कह दीजिए।
उसे अब तक नहीं पता था कि अन्ना असल में एक लड़की है, इसलिए उसने अपने हिसाब से अन्ना को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। अन्ना को फौरन समझ आ गया कि ये आदमी उसे अपनी टीम में लेना चाहता है। उसे अचानक कोई पुरानी बात याद आ गई और उसने उसी अंदाज में वैसी ही बात दोहराई। मैं अमीर हूँ, पावरफुल हूँ और मेरे पास इसकी कोई कमी नहीं है। औरतों की तो बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊंची की और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। अगर ये बात कोई और कहता तो वो अकड़ू लगता, मगर जब अन्ना ने कहा तो उसमें एक करिश्मा था जिससे नाराज होना नामुमकिन था। टीम मैनेजर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने सरेआम इग्नोर कर दिया हो। अन्ना वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ आ गईं। एक लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। अन्ना, क्या मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकती हूँ? और उसके बाद तो लड़कियों की लाइन लग गई। मैं भी लेना चाहती हूँ। मैं भी। एक ग्रुप सेल्फी चलेगी? अन्ना ने थोड़ा चिढ़कर अपनी आईब्रो तानी। बहुत हो गया अब। हटो रास्ते से। उसके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकली, एक इनविजिबल पावर जिसने वहां खड़ी लड़कियों को डरा दिया। उन्होंने फौरन अपने हाथ नीचे कर लिए और रास्ता साफ कर दिया। अन्ना शांति से वहां से निकल गई। लेकिन वो लड़कियां जो अब भी कांप रही थी, फिर भी अन्ना के ग्रेस और स्वैग से पूरी तरह फिदा थी। वो कितनी खूबसूरत है। उससे शादी कर लो कोई। इतना टैलेंट, लुक्स, अमीरी और एक तेज दिमाग, वाह। वो गेमिंग क्वीन है, स्टनिंग है और डर के बिना चलती है। वो हमारे ड्रीम पार्टनर जैसी है। लड़कियां ही नहीं, कुछ लड़के भी अब अन्ना की तरफ खिंचे चले जा रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था, अगर अन्ना जैसी लड़की हमारे आसपास है तो हमारी औकात ही क्या है? उधर टीम मैनेजर एक कोने में खड़ा दिल पकड़ के खड़ा था। इतनी बड़ी टैलेंट, और हमने उसे खो दिया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, जानते हो तुम फेल क्यों हुए? वो पलटा तो देखा, एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में। क्यों? मैनेजर ने पूछा। क्योंकि मेरी बॉस, वो एक लड़की है। सोनू ने शांति से कहा। क्या? मैनेजर हैरान रह गया। हाँ, और अगर यकीन नहीं हो तो चिराग और हितेश से पूछ लेना। सोनू ने अपने पीछे खड़े कुछ लड़कों की तरफ इशारा किया और मुस्कराता हुआ चला गया। बॉस, मेरा इंतजार करो। अब जब उसे पता चला कि अन्ना एक लड़की है, मैनेजर वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। ई स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी स्टार असल में एक लड़की? उसके लिए ये हजम करना आसान नहीं था। जैसे ही गेमिंग कंपटीशन खत्म हुआ, अन्ना वापस क्लास एफ में आई। वहां उसने देखा, अमृता एक टेबल पर बैठी है। तुम बीच मैच से कहाँ चली गई थी? अन्ना ने सीधा सवाल किया। हालांकि वो गेम में बिजी थी, लेकिन उसकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं था। शुरू में उसे लगा शायद ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अब जब याद आया कि राघव गया और अमृता भी चुपचाप गायब हुई, शक तो होगा ही। अमृता टेबल से उठी और अपनी जेब से 2 लॉलीपॉप निकाले। उसने प्यारी सी स्माइल के साथ अन्ना को लॉलीपॉप थमाए। तुम्हारे साथ जीत का जश्न मनाने के लिए लाई हूँ। अन्ना थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन उसने लॉलीपॉप ले लिए। जैसे ही वो पास से गुजरी, अन्ना ने एकदम धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, अपने आप को संभालो। अमृता ने अपनी आईब्रो ऊपर की, होंठ दबाए और हल्की सी मुस्कान दी। स्कूल खत्म होने के बाद सोनू, रवि और लुकास अन्ना को हाउस वार्मिंग गिफ्ट्स देने के लिए आए। सबने अपने अपने साइज के बैग्स उठाए हुए थे और सब तैयार थे अन्ना के नए घर जाने के लिए। चैप्टर 165। बिल्कुल सही समय पर बात निकली है। मुझे भी आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, अन्ना ने बिना हिचकिचाए कहा। सच कहे तो यह बात उसके मन में पहले से ही चल रही थी। वो छठे डिफेंस जोन से जुड़े कुछ मुद्दों और उनमें चल रही गतिविधियों को लेकर बातचीत करना चाहती थी। लुकास, सोनू और रवि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अलग-सी चमक थी, एक उत्सुकता, शायद उम्मीद भी। उधर रायगढ़ की आर्मी के सबसे सीनियर अफसर एक बड़े हॉल में मीटिंग के लिए इकट्ठा हो चुके थे। वहां हर कोई कम से कम जनरल के रैंक पर था और उनमें से सबसे ऊपर थे मार्शल। 3 महान मार्शलों में से एक, समरजीत राणा, ने अनिकेत की ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, जनरल मिश्रा, जितना मुझे याद है, कांग्रेस की मंजूरी मिलने के बाद भी छठे जोन की तैयारी में बहुत धीमी प्रगति हुई है। इस काम के लिए पर्याप्त बजट दिया गया था। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो हमें कांग्रेस के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और राष्ट्रपति को समझाना तो और भी मुश्किल होगा। अनिकेत खड़ा हुआ,
माथे पर चिंता की लकीरें साफ थी। उसने एक सटीक मिलिट्री सैल्यूट दी और बोला, समझ गया सर। हमारी टीम काम में जुटी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, छठे जोन की टीम ड्रैगन फैंग जल्द ही पूरी तैयारी में होगी। उसी वक्त अनिकेत के सामने बैठा एक और जनरल, उसी रैंक का, मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, लगता है कि आप अपनी टीम की प्लानिंग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। शायद बेहतर हो अगर ये जिम्मेदारी हम संभालें, उसने तंज कसते हुए कहा। आखिरकार हमारी टीम स्टील ईगल में कई एक्सपर्ट्स हैं। हमें किसी टीम को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसका चेहरा कठोर था, बाल कटिंग एकदम छोटे और तीखे, और उसके व्यक्तित्व में अधिकार का अजीब सा घमंड था। वो आगे बोला, मैंने सुना है कि आपकी टीम चुनने के तरीके कुछ हटकर हैं। अगर इन पर सही नियंत्रण ना रखा गया तो ये रायगढ़ की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। और कौन जाने कि ये लोग टीम ड्रैगन फैंग के लिए फिट भी हैं या नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास कई सालों से ट्रेन की गई स्पेशल फोर्सेज हैं। जनरल मिश्रा, क्या आपको वाकई लगता है कि आपके लोग उनसे बेहतर निकल सकते हैं? ये था जनरल प्रभाकर नागर, वही शख्स जो टीम स्टील ईगल का कमांडर था, एक शक्तिशाली और महंगी यूनिट जो रायगढ़ की सबसे ताकतवर आर्मी यूनिट मानी जाती थी। प्रभाकर को कभी भी अनिकेत का छठे जोन वाला प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। उसे हमेशा ड्रैगन फैंग का मजाक उड़ाना अच्छा लगता था। हालांकि अनिकेत स्पेशल ऑपरेशन का एक्सपर्ट था और रायगढ़ का सबसे यंग जनरल, लेकिन प्रभाकर उम्र और अनुभव में बहुत आगे था। उसकी खुद की एक मजबूत टीम थी। प्रभाकर के मुताबिक ड्रैगन फैंग सिर्फ संसाधनों की बर्बादी थी, और अनिकेत को इतनी छूट देना, ये बात उसे कभी हजम नहीं हुई। जनरल नागर की बात में दम तो है, कुछ जनरल धीरे से सिर हिलाते हुए बोले। जनरल मिश्रा, एक और अफसर बोला, आप यंग हैं और युवाओं में जोश होना अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि आप स्पेशल फोर्सेस से ज्यादा ताकतवर लोगों को खोज सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब समय था कि सब अपने विचार सामने रखें। सबने एक एक करके बोलना शुरू कर दिया। कुछ अनिकेत के समर्थन में थे और कुछ अभी भी संदेह में। तभी अनिकेत की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जनरल नागर, मैं वादा करता हूँ, मैं आर्मी, कांग्रेस और राष्ट्रपति सभी को एक ठोस जवाब दूंगा। उसके शब्दों में इतना यकीन था कि वहां बैठे हर जनरल के कानों में गूंज गए। प्रभाकर ने सिर्फ एक ठंडी सी हंसी दी। ठीक है, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो चलो देख लेते हैं। वो भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये लड़का, जो अभी मुश्किल से 25 पार हुआ होगा, वाकई रायगढ़ में ऐसे लोग ढूंढ सकता है जो उनकी कुलीन टीम से बेहतर हों। अनिकेत के चेहरे पर ठंडा और सख्त एक्सप्रेशन था। जनरल नागर, आपको मुझसे निराशा नहीं होगी। इतना कहकर उसने टेबल से अपनी आर्मी कैप उठाई, पैरों को मिलाकर एक सटीक सलामी दी और तीनों मार्शलों को देखकर आत्मविश्वास से बाहर निकल गया। पीछे से प्रभाकर गुस्से में चिल्लाया, ये सरासर बदतमीजी है। ना कोई अनुशासन, ना कोई ऑर्डर। एक सीनियर अफसर बीच में आया और बोला, जनरल मिश्रा हमेशा से एक जिम्मेदार इंसान रहे हैं। हमें समझदारी से पेश आना चाहिए। चलो छोड़ो, मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। हाँ जनरल, सब अफसर खड़े हो गए और एक साथ बोले। बाहर निकलते हुए अनिकेत बड़बड़ा रहा था। प्रभाकर हमेशा अड़ंगा डालता है, सोचता है कि उसके पास टीम है तो वो कोई भगवान है, लेकिन जब तक मैं अन्ना को अपनी टीम में नहीं लाऊंगा, देखता हूँ कैसे टिकता है वो। वो इतना फ्रस्ट्रेट था कि उसने अपने हाथ कमर पर रखे और इधर उधर टहलने लगा। उसके होठों से हल्की सांसें निकल रही थी और उसके शरीर से एक सख्त सी मर्दाना आभा फूट रही थी, जैसे हर कदम में कोई ताजगी भरी ऊर्जा हो। अरे यार, अन्ना से डील करना इतना मुश्किल क्यों है? वो कई दिनों से अन्ना को लेकर परेशान था। कभी कभी वो अन्ना की तरफ झुकने लगता, लेकिन फिर प्रभाकर की कई बातों का असर उस पर होने लगता। उसे लगता था कि अन्ना पूरी तरह खुद के मुताबिक काम करती है और शायद उसमें रायगढ़ के लिए वफादारी की कमी है। उसे अब रायगढ़ के फ्यूचर के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। चैप्टर 166। अन्ना के साथ कुछ ऐसे लोग थे जो बेहद खतरनाक माने जाते थे। अगर वो उन्हें ठीक से कंट्रोल न कर पाती तो नतीजे कितने खतरनाक होते, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। अनिकेत यानी जनरल मिश्रा ने पहले भी सोचा था कि अमृता नाम की उस यंग लड़की को आर्मी में शामिल कर लें, जिसे हाई कमांड ने हथियार उठाने तक से रोक दिया था। मगर अमृता कभी तैयार ही नहीं हुई। वो जैसे उसे और उसकी पोजीशन को कोई भाव ही नहीं देती थी।
हालांकि अमृता अभी जवान थी, लेकिन दुनिया के कई देशों की एजेंसियों ने उसे ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। फिर भी अजीब बात यह थी कि बाद में कई देशों ने उसे पकड़ने की जगह उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी। अगर स्नाइपर्स को उनकी स्किल्स के हिसाब से रैंक दिया जाए तो अमृता सीधा S+ कैटेगरी में आती। पूरे ब्लू स्टार पर शायद ही कोई उसके जैसी और हो। एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक अमृता ने कभी एक मिशन में लगातार 5 दिन और रात एक ही जगह पर छिपकर सिर्फ एक गोली चलाने का इंतजार किया था, बस एक टारगेट को खत्म करने के लिए। अब बात सिर्फ गन पर पकड़ की नहीं थी, ये उस लेवल का धैर्य और फोकस था जो ब्लू स्टार की टॉप स्पेशल फोर्सेस को भी पीछे छोड़ देता। एक बार अनिकेत ने उसे मौका भी दिया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो खुद अंदर से डरा हुआ था। अब जब अन्ना ने इन सबको फिर से एक साथ लाने का प्लान सामने रखा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। और फिर लुकास था, कंप्यूटर और हैकिंग का जादूगर। अनिकेत ने उसे पहली बार पोलरिस अकादमी में हुए आतंकी हमले के दौरान देखा था, जब वो सोनू के साथ किसी मीटिंग में जा रहा था। मगर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा हो, जैसे वो वहां हो ही नहीं। इस बात से साफ हो गया कि उनमें से कोई भी आर्मी का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखता। अनिकेत ने देखा था कि उन लोगों से घुलना मिलना आसान नहीं है। लुकास हमेशा शांत और गुमसुम रहता था। उसे अपने लैपटॉप के अलावा बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। सोनू में हिंसा की एक अजीब सी झलक थी। उसकी बातें भी काफी रूखी और कड़वी होती थीं, जिससे उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रवि एकदम ठंडा स्वभाव वाला था और हर नई चीज से दूर भागता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प था। वो किसी भी बातचीत को मोड़कर किसी और दिशा में ले जा सकता था। कुल मिलाकर ये लोग आम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे। अनिकेत चाहकर भी इन टैलेंटेड लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाया, क्योंकि वो खुद ही कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। और वैसे भी उन्हें हैंडल करना अपने आप में एक टेंशन था। लेकिन इस बार अन्ना ने कमाल कर दिखाया था। वो इन सबको एक साथ लेकर आई थी। अनिकेत के मन में इस वक्त एक साथ कई इमोशंस थे, एक्साइटमेंट भी था और चिंता भी। वो कमरे में बार बार टहल रहा था, फिर अचानक रुका। उसे अन्ना की वो छवि याद आई, जो अकादमी में पूरी गंभीरता से टीम को कंट्रोल कर रही थी। बस इस बार मैं अन्ना पर दाव लगाऊंगा, उसने खुद से कहा। इस बार अन्ना की घर वापसी कुछ अलग ही थी। उसके साथ थे आरव, अमृता, लुकास, सोनू और रवि। ये पूरा ग्रुप अन्ना के नए घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में रवि और सोनू ने कुछ जरूरी सामान भी खरीद लिया, जैसे तेल, पास्ता और यहाँ तक कि चिकन और बियर भी। अगर कोई देखता तो शायद उसे लगता कि ये लोग किसी त्योहार पर घर लौट रहे हैं। जैसे ही अन्ना मिशन के बाहर पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। ये पहली बार नहीं था जब उसे ये जगह जानी पहचानी लगी हो। उसे बार बार ऐसा लगता था कि वो पहले भी यहाँ आई है, लेकिन कोई पक्की याद नहीं थी। उसकी नजर एक तरफ गई, फिर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रुको, वो जगह? अन्ना, तुम क्या देख रही हो? आरव ने पूछा। अन्ना ने सिर झटका और बोली, कुछ नहीं। क्या ये सच में बस एक इत्तेफाक हो सकता है? इसी बीच सोनू के हाथ में पकड़ा चिकन अचानक हिलने लगा। अन्ना ने उसे देखा और पूछा, तुमने ये चिकन क्यों लिया? मेरी मम्मी कहती थी सेलिब्रेशन में चिकन ताज़ा होना चाहिए। सोनू हंसते हुए बोला। क्या बकवास है? अन्ना ने भौहें सिकोड़ ली और अपनी नाक के सामने उंगली रखकर उस बदबू से खुद को बचाया। अंदर आने से पहले इसे धो लो, उसने साफ हुक्म दिया। इसके बाद उसने हवेली का दरवाजा खोला और बाकी सबको अंदर ले गई। सोनू को चिकन के साथ गेट पर अकेला छोड़ दिया गया। बॉस, बॉस। सोनू ने 2 बार पुकारा, लेकिन किसी ने पलटकर भी नहीं देखा। बस अंदर से रवि और आरव की हंसी गूंज रही थी। हाँ हाँ हाँ, मैं तो हंसते हंसते गिर जाऊंगा। यही सजा है तेरी, सोनू। सोनू ने उस चिकन की तरफ देखा जैसे अब वही उसका नसीब हो। इसी दौरान एक मिडिल एज महिला उधर से गुजरी। उसने एक लंबे, स्मार्ट लड़के को हाथ में चिकन पकड़े खड़े देखा। वो रुक गई और बोली, भैया, ये चिकन कितने का दिया? सोनू अवाक रह गया। वाओ अन्ना, ये तुम्हारा नया घर है, रवि ने चारों तरफ देखते हुए कहा। आरव पहली बार इस घर में आया था। हालांकि ये यार्डली हाउस जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा सुंदर और आलीशान था।
सबने अपने अपने बैग नीचे रख दिए और एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पूरा घर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अन्ना उन्हें आराम करने दे रही थी। वो खुद एक सोफे पर बैठी थी, पैर क्रॉस करके कॉफी टेबल पर रखे हुए। उसकी पोजीशन में एक हल्की शरारत झलक रही थी, जो आमतौर पर उसकी सीरियस पर्सनालिटी में नहीं दिखती थी। लुकास उसके सामने बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से 2 बार चलीं। मैंने आपको सारा डेटा भेज दिया है, उसने कहा। चैप्टर 167। अन्ना ने अपना फोन निकाला, कुछ बार स्क्रीन पर टैप किया और तुरंत ही फोन से कुछ इमेजेस हवा में प्रोजेक्ट हो गईं। वो इमेजेस स्क्रीन के ऊपर हवा में तैर रही थी। ये वही डिटेल्स हैं जो आपने 5वें मिलिट्री जोन के जनरल अनिकेत के बारे में मांगी थी, लुकास ने हल्का रुककर कहा। मिलिट्री डेटा एक्सेस करना आसान नहीं होता, खासकर जब वो लेवल एनक्रिप्शन से लॉक्ड हो। मुझे इसे क्रैक करने में पूरे 5 दिन लग गए। 5 दिन पहले अन्ना ने लुकास से कहा था कि उसे अनिकेत के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, लेकिन आर्मी सिस्टम में सेंध लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उच्च स्तर के ऑफिसर्स की जानकारी तो लगभग टॉप सीक्रेट होती है, इतनी प्रोटेक्टेड कि वो सरकारी सीक्रेट्स में गिनी जाती है। इसी सिलसिले में लुकास ने कई रातें जाग जाग कर गुजारी और पेट भरने के लिए बस इंस्टेंट नूडल्स पर जिंदा रहा। तुमने बहुत मेहनत की है, मैं बाद में तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगी, अन्ना ने कहा और सामने उड़ रही जानकारी को ध्यान से देखने लगी। बॉस, क्या आपको डर नहीं लगता कि एक दिन मैं आपका सारा पैसा ही उड़ा दूं? लुकास हल्का सा मुस्कराया और उसके चश्मे के नीचे उसकी चालाक आंखों में एक चमक सी आ गई। अन्ना ने बमुश्किल उसकी तरफ देखा और सिर्फ 3 शब्द बोले, तुम डिजर्व करते हो। ये बात उसने शायद यूं ही कह दी थी, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी सामने प्रोजेक्ट हो रहे डॉक्यूमेंट्स पर था। लेकिन उन 3 शब्दों ने लुकास को एक पल के लिए रोक दिया। उसने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर किया ताकि अन्ना को और क्लियर देख सके। फिर कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से बोला, अब से तुम मुझसे जो भी काम कहोगी, मैं वो बिना एक पैसा लिए करूंगा। अन्ना की आंखों में एक झपक सी आई। उसने हल्के से ऊपर देखा, लुकास की ओर। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? लुकास हल्के से हंसा, फिर सीधा उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे पैसों की कमी नहीं है। कमी है तो बस दिलचस्पी की, और इस वक्त तुम ही मेरी दिलचस्पी हो। अन्ना कुछ सेकंड्स तक चुप रही। अगर ये लाइन आर्यन ने बोली होती तो उसे जरूर लगता कि वो फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि ये लुकास ने कहा था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हल्का सा आईब्रो उठाया। मैं पैसे बचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, वो बोली। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, वैसे कॉलेज की सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हमें मिस्टर प्रताप सिंह से ज्यादा फंड मांगना चाहिए। लुकास की चश्मे की लेंस में एक हल्की चमक आई और वो फिर से मुस्करा दिया। बिल्कुल। अन्ना अब भी स्क्रीन पर दिख रही फाइलों को स्वाइप करती जा रही थी। अनिकेत की बैकग्राउंड। रायगढ़ का सबसे यंग जनरल अनिकेत एक मिलिट्री फैमिली में पैदा हुआ था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने सेना ज्वाइन कर ली थी और कुछ ही समय में वो स्पेशल फोर्सेज में चुन लिया गया था। अगले 10 सालों में उसने तेजी से तरक्की की और जनरल के पद तक पहुंच गया, वो भी ऐसे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के साथ जो बहुत कम लोगों के पास होता है। स्पेशल फोर्स बैकग्राउंड की वजह से उसे एक पूरे यूनिट की कमान दे दी गई। वो जवान था, तेज और होशियार। उसके युद्ध रिकॉर्ड इतने शानदार थे कि सेना के बड़े बड़े अफसर भी उसकी काबिलियत के कायल थे। सिर्फ 2 महीने पहले अनिकेत ने संसद के सामने एक प्रपोजल रखा था, 6ठे मिलिट्री जोन और ड्रैगन फैंग यूनिट के गठन का। ये प्रस्ताव सभी सांसदों ने बिना किसी विरोध के पास कर दिया था। यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति ने भी खुद अनिकेत को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सच कहा जाए तो अनिकेत ने कम उम्र में वो मुकाम पाया जो बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपना ही देखते हैं। अन्ना ने स्क्रीन से फाइल बंद कर दी। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी, शायद सोच में डूबी हुई। अनिकेत कोई आम इंसान नहीं था। उसमें वो सब था जो इज्जत पाने के लिए चाहिए, ताकत, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता। उसने जो भी कदम उठाया वो साफ साफ और ठोस होता था। शायद इसलिए वो अन्ना की भी नजर में आ चुका था। वो अब लगातार उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी। बॉस, मैं वापस आ गया। तभी सोनू पूरे जोश में हॉल में घुसा। अन्ना ने देखा कि उसके हाथ खाली हैं। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, चिकन कहाँ है? लुकास ने हंसी रोकते हुए कहा, हाँ, चिकन कहाँ है? मैंने बेच दिया, सोनू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया।
फिर उसने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले। चिकन बेचने के पैसे हैं ये। अन्ना और लुकास उसे ऐसे घूरने लगे जैसे कोई एलियन देख लिया हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अन्ना ने लंबी सांस ली और बोली, तुम वाकई यूनिक हो। सोनू, जो ये सुनते ही खुश हो गया, खिलखिलाकर हंसने लगा। लुकास ने चुपचाप वो 500 रुपए अपनी जेब में रख लिए। सोनू को कुछ पता भी नहीं चला और वो आराम से पास ही बैठ गया। उसी समय रवि और बाकी लोग भी आकर लिविंग रूम में बैठ गए। अमृता ने तो उस जगह को जैसे अपना घर ही मान लिया था। उसने जूते उतारे और अन्ना के पास सोफे पर आराम से लेट गई। सभी चुपचाप बैठे थे, उनकी नजरें अन्ना पर टिकी थी। वो जानते थे अब अन्ना कुछ बोलेगी। इस ग्रुप के बीच जैसे कोई अनकहा समझौता बन गया था। अन्ना की मौजूदगी ने सभी को एक डोर में बांध दिया था। अन्ना उठी, 2 कदम चली, फिर पलटकर सबको देखने लगी। कल जनरल अनिकेत ने मुझसे मुलाकात की, उसने सीधी बिना घुमाव वाली आवाज में कहा। ये सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन सभी समझ गए कि इस लाइन के पीछे गहराई छुपी है। बॉस, क्या वो चाहता है कि? सोनू ने हल्के से भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चैप्टर 168। ये आदमी फिर से यहाँ क्या कर रहा है? अमृता ने नाराजगी के साथ बड़बड़ाया। अनिकेत किसी सुपर ग्लू की तरह उसकी जिंदगी से चिपका हुआ था, हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहता था। उसने पहले भी कई बार पूछा था कि क्या वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन हर बार उसने साफ मना कर दिया था। और अब उसने ध्यान अन्ना की तरफ लगाया था। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा, तो शायद वो उस दिन ही उसे एक ही गोली में उड़ा देती, जब वो खुद एक कातिल थी। रवि ने अन्ना की बातों को सीधे सीधे पकड़ लिया। बॉस, लगता है कि जनरल मिश्रा आपको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। आपने पहले हमसे पूछा था कि क्या हम आपके साथ काम करने को तैयार होंगे। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि ये दिन आएगा और आपको खुद को एक सोल्जर के तौर पर तैयार करना होगा? अन्ना ने रवि की तरफ देखा। रवि समझदार था, लेकिन उसकी ये समझदारी अक्सर गलत चीजों में लगती थी। वो कारण और नतीजे को तेजी से जोड़कर सिचुएशन का एनालिसिस कर लेता था, इसलिए उसे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए परफेक्ट माना जाता था। हालांकि उस वक्त वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था। रवि के बोलने के बाद लुकास का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन सोनू, आरव और अमृता तीनों हैरानी से अन्ना को देखने लगे। रवि सही कह रहा है, अन्ना ने उसकी बात को नकारा नहीं। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी, वो ये कि तुम सब मेरे साथ चलोगे। उसकी नजरें एक एक कर सब पर घूमी, सोनू, लुकास, रवि और अमृता। उसकी आवाज में एक अलग ही ठहराव और दम था। अगर तुम आने वाले वक्त में मेरे साथ खड़े होना चाहते हो, अगर तुम बहादुर फाइटर बनना चाहते हो, इस दुनिया में पावरफुल बनना चाहते हो, तो मेरा साथ दो। मेरे साथी बनो, मेरे हथियारधारी बनो। उसने सभी की आंखों में देखा, हर आंख में एक चमक थी। एक ऐसी चमक जो विश्वास, भरोसे और हिम्मत से भरी हुई थी। लेकिन अन्ना ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी भी तुम्हारे पास पीछे हटने का मौका है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जो रास्ता हम चुनने वाले हैं, वो आसान नहीं होगा। हर दिन मौत का खतरा होगा और कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। ये जिंदगी कभी भी आरामदायक नहीं होगी। अगर तुम एक सिंपल लाइफ चाहते हो, तो अभी लौट जाने का मौका है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, ठंडी, सीधी और अंदर तक चुभने वाली। अन्ना ने कभी किसी को जबरदस्ती साथ नहीं रखा, ना ही उसने कभी किसी कमजोर इंसान को अपनी टीम में रखा, चाहे उन्होंने पहले एक साथ लड़ाई ही क्यों ना लड़ी हो। लेकिन वो जानती थी कि इस फैसले का क्या मतलब होता है, इसलिए उसने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। अमृता ने सबसे पहले अपनी बात रखी, अनुज, तुम जहां जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी समझ भी छिपी थी। बाकी तीनों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनके चेहरे सब कह रहे थे। सोनू खड़ा हो गया, उसकी चाल में नाराजगी झलक रही थी। अन्ना, हमने वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और अब हम पीछे नहीं हटने वाले। क्या तुम हमसे ऐसे पूछकर हमारी वफादारी पर शक कर रही हो? रवि के चेहरे पर भी हल्का गुस्सा था। जिस इंसान पर उन्होंने पूरा भरोसा किया, वही अब सवाल कर रही थी। लुकास चुपचाप खड़ा था, जैसे शब्दों से उसका कोई लेना देना ही न हो, लेकिन उसके होंठ टाइट थे, जैसे कोई अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही हो। अन्ना को उनके रिएक्शन पर कोई हैरानी नहीं हुई। वो सबकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता कितना मुश्किल है, तभी तो मैं फिर से पूछ रही हूँ।
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आवाज में उत्साह। लेकिन तुम्हारे जवाबों ने मेरे भरोसे को और मजबूत किया है। मेरी पसंद, मेरी उम्मीदें, सब सही थी। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके चेहरों पर एक मुस्कान आ गई। तो अब तैयार हो जाओ, आर्मी ज्यादा दूर नहीं है, अन्ना ने गंभीर लहजे में कहा। बॉस, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि जनरल मिश्रा आपकी शर्त मान लेंगे? लुकास ने हैरानी से पूछा। अन्ना ने अपनी नजर ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसी तेजी थी। वो मानेंगे, यकीन मानो, उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी। अनिकेत बिल्कुल निर्दयी था। वो ना तो अन्ना को जाने देता और ना ही उसकी टीम को। बॉस, हम कभी सोल्जर नहीं रहे, तो फिर हमें किस यूनिट में लिया जाएगा? रवि अब काफी उत्सुक हो गया था। बाकियों के मन में भी वही सवाल घूम रहा था। एलीट स्पेशल फोर्स, अन्ना ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में 3 शब्द कहे। सोनू और रवि एक दूसरे की ओर देखकर चौंक गए। हे भगवान, क्या सच में इतनी खतरनाक यूनिट? सिर्फ सोचकर ही उनका खून उबलने लगा। हर लड़के के अंदर एक हीरो बनने की ख्वाहिश होती है, और अब जब उन्होंने सुना कि वे एलिट स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो जोश की कोई हद नहीं रही। उनका मन कर रहा था कि अभी चिल्लाकर अपनी ताकत दिखा दें। लेकिन तभी अन्ना ने एक ठंडी हकीकत सामने रख दी। बेशक तुम सबकी अभी की क्षमताएं उस स्तर की नहीं हैं, और तुम उस फोर्स से बहुत पीछे हो, उसने साफ साफ कह दिया। हाँ, अमृता को छोड़कर। चैप्टर 169। एक स्नाइपर के तौर पर अमृता ने वो हर स्किल पहले ही सीख ली थी जो उसकी जिम्मेदारियों के लिए जरूरी थी। इसलिए वो वाकई उस एलीट टैग को कैरी करने लायक बन चुकी थी। जब अन्ना ने उसकी तारीफ की, तो अमृता ने गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और बाकी सबकी तरफ देखा। उस पल रवि और सोनू के चेहरे पर थोड़ी सी जलन सी नजर आई, जैसे उन्हें ये लग रहा हो कि वो एक खूबसूरत लड़की से कमतर साबित हो रही हैं। वैसे भी, अन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से मैं आप सबको ट्रेनिंग देना शुरू करूंगी। उसने सबकी आंखों में देखते हुए ऐलान किया, एक एक को। फिर उसकी नजर थोड़े मायूस बैठे आरव पर पड़ी। उसने अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, आरव। आरव तुरंत सीधा बैठ गया और अन्ना की तरफ देखने लगा। अन्ना, तुम भी? आरव हंस पड़ा और बड़ी खुशी से बोला, यस। दरअसल अन्ना ने आरव को साथ नहीं लाने के पीछे 2 वजह सोची थीं। पहली ये कि वो चाहती थी कि आरव खुद अपना रास्ता चुने। दूसरी, आरव अभी सिर्फ 15 साल का था, काफी यंग और थोड़ा कंफ्यूज्ड। अगर कभी वो भी उसका रास्ता चुन ले, तो अन्ना को उसके साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं था। अन्ना ने इन सबको एक मकसद से चुना था। हर एक के पास एक ऐसा खास गुण था जो उन्हें एक टीम के लिए अनमोल बनाता था। वो पहले मैरीग्लैड के ईस्ट साइड में सबसे हाई रैंकिंग कमांडर रह चुकी थी। उसने उस वक्त जो ट्रेनिंग टेक्निक्स अपनाई थी, वो बाकियों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और इफेक्टिव थी। इसीलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो अपनी टीम को ऐसी यूनिट में बदल सकती है जो किसी भी जंग में हार नहीं मानेगी। अब जैसे ही सबको अपना गोल और दिशा मिल गया, उनकी आंखों में नया जोश था। सबका चेहरा चमकने लगा। इसी बीच अमृता का छोटा सा पेट आवाज करने लगा। वो बड़ी मासूमियत से अन्ना की तरफ देखती हुई बोली, अन्ना, मुझे भूख लगी है। आरव के होंठ कांपने लगे। ओहो, अब बस भी करो ये क्यूट बनना। अन्ना, मुझे भी भूख लगी है, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। सोनू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मन में सोचा, क्या ये दोनों किसी कंपटीशन में हैं? कौन ज्यादा क्यूट दिख सकता है? तभी अन्ना को याद आया कि खाने का टाइम हो चुका है। वो सबको बाहर खाने ले जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रवि एकदम एक्टिव हो गया, जैसे वो बटलर हो। मैं देखता हूँ, कहकर वो दरवाजा खोलने चल पड़ा। कौन है? उसने पूछा। नमस्ते, क्या आपको एक बटलर की जरूरत है? एक अधेड़ उम्र की आवाज आई। ये सुनते ही अमृता ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, हाँ हाँ, आ गया लगता है। फिर रवि ने दरवाजा खोल दिया और उस आदमी को अंदर बुला लिया। वो जैसे ही कमरे में आया, सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। अन्ना ने देखा, करीब 40 साल का एक आदमी था।
उसके माथे पर थोड़े भूरे से निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एनर्जी थी। उसके हाथ थोड़े खुरदरे थे, जो बताते थे कि उसने जिंदगी में मेहनत की है। उसने कमरे में सभी की ओर देखा और बड़े विनम्र स्वर में पूछा, माफ कीजिए, यहाँ मिस यार्डली कौन है? मैं बटलर की नौकरी के लिए आया हूँ। मैं शेफ और हाउसकीपिंग भी कर लेता हूँ। मैं हूँ। अन्ना आगे आई और सीधा सवाल किया, क्या आप खाना बना सकते हैं? वो आदमी पहले थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, क्या आप ही मिस यार्डली? अगर आपको अजीब लगे तो मुझे सर भी कह सकते हैं, अन्ना ने शांत भाव से जवाब दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस यार्डली, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। मैं राजीव वर्मा हूँ। बचपन में सिगमन मठ में रहा, फिर न्यू वर्ल्ड कुलिनरी स्कूल से पढ़ाई की। बाद में मैंने गांव में 2 साल खुदाई वाली मशीनें चलाना सीखा और फिर 10 साल तक सिक्योरिटी गार्ड रहा। तो मैं खुदाई की मशीन भी चला सकता हूँ, आपके घर की हिफाजत भी कर सकता हूँ और खाना भी बना सकता हूँ। प्लीज मुझे रख लीजिए, मिस। बाकी सब थोड़ा हैरान हो गए। उन्हें लगा, इतनी अलग अलग चीजें एक ही इंसान कर रहा है। उनके लिए तो ये अजीब था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी कभी इतनी मुश्किल नहीं देखी थी। लेकिन अन्ना ने उसकी आंखों में कुछ देख लिया था। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी मल्टी टैलेंटेड इंसान की जरूरत है। अब साफ हो गया था, अन्ना उसे हायर करना ही चाहती थी। सब चुप थे। कभी कभी अन्ना की गंभीरता से भरी बकवास भी सबको इम्प्रेस कर देती थी। अब से हम आपको मिस्टर वर्मा कहेंगे, अन्ना ने कहा। और ये सही वक्त है। सबको भूख लगी है। चलिए, कुछ अच्छा बना दीजिए। जी, मिस, राजीव ने तुरंत कहा और किचन की ओर बढ़ गया। अब जब शेफ आ गया था, तो सबकी भूख की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अमृता ने चैन की सांस ली, आखिरकार उसे एक बढ़िया खाना मिलने वाला था। जब खाना टेबल पर आया, सब हैरान रह गए। नया शेफ वाकई कमाल का था, स्वाद एकदम टॉप क्लास, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। अन्ना के नए घर में सबने अपना पहला खाना खाया, और शायद अपनी जिंदगी का सबसे लाजवाब खाना। वो घर उनका नहीं था, फिर भी उसमें एक अलगसी अपनापन था। आरव ने पहली बार खाना खाते वक्त फ्रीडम महसूस की। टेबल पर अब कोई सख्त माहौल नहीं था। वो कभी कभी सबके साथ हंसी मजाक करता, और उसका मूड बहुत हल्का लग रहा था। अन्ना ने भी धीरे धीरे खाना खाया। उसने ज्यादा नहीं खाया, लेकिन जो खाया वो भरपूर था। चैप्टर 170। मिशन से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित एक आलीशान जगह में आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर अंधेरे में डूबी रात फैली थी, और दूर मिशन की हल्की झिलमिलाती रोशनी उस अंधेरे को थोड़ा सा चीरती सी महसूस हो रही थी। उसने बिना मुड़े पूछा, क्या उस आदमी को भेज दिया गया है? करण, जो अब तक आर्यन की आदतों और इशारों को समझना सीख चुका था, बोला, हाँ, सब तय हो चुका है। हमने रायगढ़ के हर होम सर्विस एजेंसी के रिकॉर्ड खंगाल डाले और उसी के मुताबिक बेस्ट व्यक्ति को चुना गया है। आर्यन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, ओह, वो एक मिडिल 40 साल का आदमी है, करण ने जवाब दिया, लेकिन बेहद एक्टिव और स्किल्ड है। वो कपड़े धोने, खाना बनाने जैसे हर घरेलू काम में एक्सपर्ट है, किसी भी महिला से कम नहीं। इसके अलावा वो मार्शल आर्ट जानता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है और खुदाई करने वाली मशीन तक चला सकता है। वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चला सकता है। रुको, आर्यन ने उसकी बात बीच में काट दी, आवाज में सख्ती थी। मैंने तुमसे सिर्फ एक हाउसकीपर की मांग की थी, और तुमने एक बूढ़ा आदमी भेज दिया? करण, क्या तुम सच में मेरा सेक्रेटरी का पद खोना चाहते हो? करण का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं, नहीं सर। आपने बस इतना कहा था कि हाउसकीपर एक्सपर्ट हो। आपने कभी यह जिक्र नहीं किया कि वो औरत होनी चाहिए। जो मैंने भेजा है, वो है मिस्टर राजीव वर्मा। और उसका एक मेल पार्टनर भी रहा है, तो शायद उसे महिलाओं में इंटरेस्ट नहीं है। आर्यन की नजरें ठंडी हो गईं। मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। क्या तुम समझते नहीं कि जो आदमी मर्दों को पसंद करता है, वो भी उसकी तरफ खिंच सकता है? करण को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में कोई हथौड़ा पड़ा हो।
हाँ हाँ सर, आपकी पत्नी तो स्वाभाविक रूप से अट्रैक्टिव है। आप जो कहें वही सही। छोड़ो अब, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब जो होना था हो गया। असल में आर्यन को इस बात से कोई खास फिक्र नहीं पड़ा कि राजीव और अन्ना के बीच कुछ होगा या नहीं। बस उसे लगता था कि किसी औरत की देखभाल किसी महिला के हाथ में होना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब जब राजीव को भेज ही दिया गया था तो अब फैसला अन्ना को ही करना था। अब वहाँ क्या चल रहा है? आर्यन ने पूछा, अपनी उंगलियों से सामने की पत्थर की टेबल पर धीमे धीमे टैप करते हुए। आज मिस यार्डली के घर कई क्लासमेट्स आए थे, करण बोला। शायद सब लोग अभी डिनर कर रहे होंगे। और हाँ, अमृता भी अब उनके साथ रह रही है। आर्यन का चेहरा थोड़ी देर को सख्त हो गया। गृह प्रवेश पार्टी है ना? उसने मुझे बताने की जहमत तक नहीं उठाई। क्या अब वो मुझे भूल चुकी है? आर्यन को पहली बार अपने ही वजूद पर शक होने लगा। वो चुपचाप जाकर बिस्तर के पास बैठ गया और सोच में डूब गया। करण इस कशमकश में था कि क्या एक फोटो खींचकर चुपके से मिस अन्ना को भेज दे। तभी आर्यन अचानक खड़ा हुआ। उसने दूर मिशन की ओर देखा, जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अब वक्त आ गया है कि हमारा रिश्ता सबके सामने लाया जाए। करण हक्का बक्का रह गया। क्या ये पहले से पब्लिक नहीं था? रायगढ़ का हर अमीर इंसान उनकी सगाई को जानता था। थोड़ा सोचने के बाद आर्यन फिर रुका। नहीं, 2 साल और इंतजार करेंगे। उसे डर था कि अन्ना की उम्र अभी बहुत कम है और अगर उनका रिश्ता सबके सामने आ गया तो लोगों की बातें उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो फिर अब बता क्यों नहीं देते? करण ने धीरे से पूछा। आर्यन ने उसे घूरा। क्या तुम बेवकूफ हो? अगर उसे अभी सब बता दिया तो वो क्या करेगी, सोचा है तुमने? करण कांप गया। उसे वही पल याद आ गया जब अन्ना ने गुस्से में आर्यन को दीवार से जकड़ लिया था। हाँ, तब तो डर के मारे आपकी बोलती बंद हो गई थी सर। लेकिन अब, जब से वो मिस यार्डली से मिले हैं, तब से वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो उन्हें किसी की परवाह नहीं होती थी, सिवाय बिजनेस के। अगले दिन कक्षा F के कई स्टूडेंट्स ने अचानक छुट्टी ले ली। वो सब स्कूल से ही गायब हो गए। टीचर को तुरंत शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कॉल करने ही वाले थे कि तभी प्रिंसिपल सत्येंद्र का कॉल आ गया। उसने साफ कह दिया, इन स्टूडेंट्स से जुड़े किसी भी मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और ना ही कोई जानकारी बाहर दी जाएगी। सिमरन थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन फिर उसने मान लिया और अपना क्लास लेती रही जैसे वो बच्चे कभी वहां थे ही नहीं। सिर्फ इंदिरा, जो एक खाली सीट के पास बैठी थी, बार बार अपनी ब्रो सिकोड़ती रही। उसके हाथ में पकड़ी पेन बार बार किताब पर मार रही थी। आखिर वो 5 लोग गए कहाँ? 5वें मिलिट्री जोन में अनिकेत बस उन्हें देखे जा रहा था। 6 लोग उसकी सामने बैठे थे। हम पहले भी मिल चुके हैं। आप सबको फिर से देखकर अच्छा लगा, उसने कहा, थोड़ी औपचारिक आवाज में। सोनू, रवि और लुकास ने सिर हिलाया। चैप्टर 171। हालांकि बाकी सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, लेकिन केवल रवि के चेहरे पर एक तरह का आदर था। वहीं सोनू और लुकास की नजरों में हल्का सा तिरस्कार झलक रहा था। जाहिर था वे लोग किसी खास लड़की से खुद को बेहतर समझते थे। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर सीधे बैठे थे, लेकिन अमृता अपने मोबाइल गेम में डूबी हुई कुर्सी पर सिकुड़कर बैठी थी। उसका कद छोटा था और जिस तरह से वह कुर्सी पर मुड़ी हुई थी, ऐसा लगता था मानो वह उसमें पूरी तरह फिट हो गई हो। अनिकेत ने जोर से खांसी की। अगर वो अमृता के नेचर को पहले से ना जानता होता तो अब तक उसे बाहर निकाल चुका होता। बिल्कुल बेपरवाह होकर अमृता ने उसकी तरफ देखकर जीभ निकाल दी। अनिकेत ने गुस्से में लगभग खड़े होते हुए कहा, अमृता। लेकिन तभी अन्ना की ठंडी आवाज गूंज उठी। अमृता तुरंत शांत हो गई। उसने चेहरा बनाना बंद किया और एकदम सीधी होकर बैठ गई, हाथ अपनी जांघों पर रखे, जैसे कोई सच्ची अनुशासित बच्ची हो। अनिकेत एक पल के लिए हैरान रह गया। क्या अन्ना ने अमृता में कोई ऑन स्विच फिट किया था? उसके कुछ कहने भर से वह इतनी जल्दी कैसे मान गई? जनरल मिश्रा, अन्ना ने सिर हिलाया, न बहुत झुकी और न बहुत अकड़ के साथ।
उसका टोन शांत और कॉन्फिडेंट था। मैं इन्हें खुद लेकर आई हूँ। और जहाँ तक इनके पहचान की बात है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पहले से सब कुछ जानते हैं। अनिकेत की पोजीशन ऐसी थी कि किसी की भी पूरी हिस्ट्री निकालना उसके लिए कुछ ही सेकंड का काम था। सेना का जो पावर था वह ऐसा नहीं था जैसा अनिकेत और लुकास को हर मोर्चे पर घुसकर बनाना पड़ता था। अनिकेत ने सिर हिलाया और सामने खड़े लोगों की ओर बारी बारी से नजर दौड़ाई। अन्ना ने सख्त आवाज में कहा, सब खड़े हो जाओ। तुरंत ही सब खड़े हो गए, एकदम परफेक्ट मिलिट्री पोस्चर में। हर एक इंसान ऊर्जा से भरा था और आत्मविश्वास से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ढीला तार अचानक स्टील की रॉड में बदल गया हो, सीधा, मजबूत और अडिग। यहाँ तक कि अमृता जैसे छोटे शरीर वाली लड़की के अंदर भी इतनी शक्ति थी कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उनकी आंखों में न तो हार मानने की भावना थी, न किसी आम सैनिक की तरह सिर्फ वफादारी या भरोसा, बल्कि उनके अंदर कोई अलग किस्म की ताकत थी, एक ऐसा बंधन जो उन्हें आपस में एक कर रहा था, बहुत मजबूती से। अन्ना भी धीरे धीरे खड़ी हुई, बिल्कुल उनके सामने। उसका चेहरा सख्त था, आंखें तेज और उसकी पर्सनैलिटी में एक दबाव था जो अनिकेत पर सीधे असर कर गया। अनिकेत को साफ समझ आ रहा था कि ये 5 लोग आपस में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें कोई एक कॉमन चीज थी, एक ऐसा बंधन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सिर्फ 5 लोग होते हुए भी उनके अंदर की आभा इतनी जोरदार थी कि एक अनुभवी इंसान जैसे अनिकेत तक को रुककर सोचना पड़ा। उसकी नजर खुद ब खुद अन्ना की ओर गई और उसने शक और सोच के साथ अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तभी उसने घोषणा की, बहुत अच्छा, आज से तुम सब टीम ड्रैगन फेंग के सदस्य हो। तुम्हारी डायरेक्ट कमांडर अन्ना है। लेकिन ध्यान रहे, आर्मी में रैंक पसीने, खून और काबिलियत से मिलती है। अभी तुम सब सिर्फ सैनिक हो, बिना किसी रैंक के। रायगढ़ में मिलिट्री रैंक वही पाता था जिसने सच में मेहनत की हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी की मर्जी से दी जा सके। फिर उसने अन्ना की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, और तुम एक सामान्य सैनिक हो, भले ही तुम्हें ड्रैगन फेंग की कमांड मिली हो। अन्ना को इसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसे पता था कि मिलिट्री रैंक सिर्फ टैलेंट से ही मिलनी चाहिए, जैसे कि मिलनी चाहिए। अतीत में भी वो एक सामान्य सैनिक थी और उसके लिए यह सब बस फिर से शुरुआत करने जैसा था। ध्यान रखना, 6ठा मिलिट्री जिला ड्रैगन फेंग के लिए जिम्मेदार है। यह देश की सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इन्हीं को मिलते हैं। इसलिए लोग जलेंगे, बुराई करेंगे, खासकर इसलिए कि तुम लोग ना तो किसी मिलिट्री फैमिली से हो और ना ही बहुत सीनियर हो। अगर ये सब बंद कराना चाहते हो तो खुद को साबित करना होगा। जल्दी से प्रोफेशनल सोल्जर बनो। अनिकेत जानता था कि उसके शब्द इन लोगों के लिए अभी कुछ नहीं है, जैसे हवा में फुसफुसाहट। इसलिए उसने सीधे अन्ना की ओर देखा और बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। अगर कभी तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी पोजीशन के बराबर नहीं निकली तो मैं तुम्हारी कमांड कभी भी वापस ले सकता हूँ। यह उसका फाइनल वार्निंग था। लेकिन अन्ना ने एक तेज मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। चिंता मत कीजिए जनरल मिश्रा, वो दिन कभी नहीं आएगा। हालांकि उस टोन ने अनिकेत को थोड़ी देर के लिए परेशान किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे राहत भी मिली। उसे भी उम्मीद थी कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह कांग्रेस और अपने सीनियर अफसरों को क्या जवाब देगा। बहुत अच्छा, अनिकेत ने कहा, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने के लिए किसी को भेजूंगा। अन्ना ने हल्का सिर झुकाया, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। यार्डली परिवार एक मिलिट्री एलिट फैमिली से आता था और ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए सेना में शामिल होना कोई अड़चन नहीं थी, बल्कि उनकी मौजूदगी से मिलिट्री रैंकों में उस फैमिली की स्थिति और मजबूत हो जाती थी। चैप्टर 172। हर चीज किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हुई थी, उलझी हुई और एक दूसरे से अलग न हो पाने वाली। इसलिए यह तो बस समय की बात थी जब अरविंद को इस मिशन के बारे में पता चलता। आप सभी के पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। 7 दिन बाद सभी को ड्रैगन फेंग बेस पर इकट्ठा होना है। अपना ऑर्डर सुनाने के बाद
अनिकेत ने अन्ना को रुकने को कहा और सुरक्षा अफसर को निर्देश दिया कि बाकियों को फॉर्म भरवाने के लिए ले जाए। अन्ना, ड्रैगन फैंग यूनिट में तुम सबके अलावा मैंने आर्मी से कुछ बेस्ट सोल्जर्स को सिलेक्ट किया है। उनमें से हर एक खास है, पूरी तरह ट्रेन किया हुआ। क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर पाओगी? अनिकेत के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी थी। ये अब तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करता है। वैसे उनमें से एक रायगढ़ आर्मी का सबसे यंग मेजर जनरल भी है। अब अनिकेत के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, क्या अन्ना ड्रैगन फैंग बेस में भी अपना वही कूल और नो रिएक्शन वाला चेहरा बनाए रखेगी? लेकिन अन्ना को इन छोटी मोटी बातों से कोई फिक्र नहीं पड़ता था। उसने शांति से कहा, जनरल मिश्रा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस डेडलाइन को आधे महीने यानी 15 दिन तक बढ़ा दिया जाए। क्यों? अनिकेत थोड़ा चौंका। कुछ पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं जो सुलझाने हैं। अन्ना की स्माइल में ठंडापन था। अनिकेत ने सिर हिलाया। ठीक है। इसके बाद अन्ना फॉर्म भरने में लग गई। लेकिन जैसे ही मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति भरने का टाइम आया, सिस्टम ने एक अजीब एरर दे दी। आपका वैवाहिक स्टेटस विवाहित के रूप में पहले से दर्ज है। कृपया संशोधन करें। सिस्टम की ये आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी ओर चला गया। इम्पॉसिबल। अन्ना ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। डेटा एंट्री ऑफिसर ने तुरंत रिकॉर्ड फिर से चेक किया। मैम, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक आप वाकई मैरिड हैं और आपकी शादी को बस 15 दिन ही हुए हैं। उसकी आवाज प्रोफेशनल थी, लेकिन खुद वह भी शॉक में था। ये लड़की तो सिर्फ 16 की है, फिर शादी कैसे? लेकिन सिस्टम झूठ नहीं बोलता। बॉस की शादी, सोनू ने चौंकते हुए कहा। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, लुकास? जरा फिर से चेक कर। अन्ना भी अब लुकास की ओर मुड़ी। बिना कुछ बोले लुकास ने लैपटॉप खोला और डिटेल्स निकालने लगा। एक पल में उसका चेहरा बदल गया। उसने कुछ ना कहा, बस लैपटॉप स्क्रीन अन्ना की तरफ मोड़ दी। जैसे ही अन्ना ने डेटा पढ़ा, उसके चेहरे पर आग सी जल उठी। अनुज, तुमने शादी कब कर ली? पीछे से अमृता चिल्लाई दुख और गुस्से से। अन्ना की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, हाथ की नसें तनी हुई थी। उसके होंठ कांपते हुए बोले, आर्यन। एकदम सन्नाटा छा गया। जो कोई भी वहां खड़ा था, उसकी रीढ़ में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। अगले ही पल अन्ना गुस्से से भरी बाहर निकल गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसा खौफनाक माहौल, मानो कोई हॉरर फिल्म का सीन अभी शुरू होने वाला हो। स्काईबाउंड टावर में उस वक्त एक टेक्नीशियन वर्चुअल स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड डिवाइसेस दिखा रहा था। मिस्टर आर्यन, प्लीज देखें। ये सारे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो खासतौर से ड्रैगन फैंग टीम के लिए बनाए गए हैं। आर्यन ने चेयर पर आराम से बैठते हुए कहा, इन्हें तुरंत टेस्टिंग में डालो। स्पेशल फोर्सेज के किसी सोल्जर को बुलाओ और सभी डाटा स्टेबल होते ही जनरल मिश्रा से संपर्क करो। जी सर, वर्कर ने सिर झुकाकर कहा और बाहर चला गया। स्काईबाउंड ग्रुप और रायगढ़ आर्मी काफी समय से साथ काम कर रहे थे। कंपनी आर्मी के लिए हाईटेक उपकरण और डिवाइसेस बनाती थी। उनकी टेक्नोलॉजी ब्लू स्टार पर सबसे टॉप मानी जाती थी। इतने सालों की मेहनत, पैसों की ताकत और रिसोर्सेज के दम पर स्काईबाउंड आज लीडर बन चुका था। आर्यन पूरी तरह फीडबैक पर फोकस किए बैठा था। अचानक धड़ाम, ऑफिस का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वो थोड़ा चौंक गया। उसने सिर उठाया और देखा। अन्ना। उसके मुंह से बस इतना निकला। अन्ना की आंखों में गुस्से की आग थी। वो बिना कुछ बोले सीधे आर्यन की तरफ बढ़ी और उसे खींचकर कुर्सी से उठाया और खिड़की के पास धकेल दिया। धम्मा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। शुक्र था कि खिड़की स्पेशल मटेरियल से बनी थी, वरना शायद वह नीचे गिर चुका होता। मिस अन्ना। मिस्टर आर्यन, ये। करण बाहर से दौड़ता हुआ आया और सामने का सीन देखकर जैसे जम ही गया। मिस्टर आर्यन। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे समझ ही न आ रहा हो कि क्या करे और क्या कहे।